ट्वेल्थ क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, then the force between them is directly proportional to product of these two charges and inversely proportional to square of distance between them। देखिए दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो फोर्स है इसे आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों को आपने कंबाइन किया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। देयर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर इस वैल्यू को हम K भी लिख सकते हैं। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। यहां पर ये जो दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, इसे आप कहते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू भी याद रखेंगे 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं इस फोर्स के बारे में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसकी जो बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको समझते हैं। समझिए, फर्स्ट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्ज। पॉजिटिव होंगे तो उनके बीच रिपल्शन होगा, दो नेगेटिव होंगे तभी उनके बीच रिपल्शन होगा, अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगा। सेकंड, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है ये। सपोज हमने क्या किया, दो चार्ज के बीच एयर रखा हुआ है, फिलहाल वैक्यूम है ये, तो यहां पर वैल्यू फोर्स की अलग होगी। अगर हम इनके बीच वाटर फिल करते हैं, मीडियम को चेंज कर देते हैं तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हर मीडियम के लिए डिफरेंट होगी, इसकी वजह से ये पूरी वैल्यू चेंज होगी। जो ये K की वैल्यू है ये पूरी चेंज होगी और फोर्स की वैल्यू भी वेरी कर जाएगी। थर्ड, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स वर्क डन बाय दोज फोर्सेज डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ ट्रैवल। अगर किसी फोर्स के थ्रू वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो उसे आप कहते हो कंजर्वेटिव फोर्स। ये फोर्स फील्ड फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनके थ्रू वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए अब इस कूलम्स लॉ के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं। सपोज वी हैव टू चार्जेस, one is +9e, second one is +e and both are separated by a distance of 2 सेंटीमीटर। हमने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दो चार्ज को सेपरेट कर रखा है। ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट्स पोजीशन to be placed between them, between +9e and e, such that whole system is in equilibrium। कह रहा है कि इनके बीच कोई एक ऐसा चार्ज प्लेस करो जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हमने क्या करना है, इनके बीच एक चार्ज प्लेस करना है। सपोज करते हैं ये हमारे पास 9e है और ये हमारे पास e है और इनके बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है। इसे आपने A लेट कर लिया, इसे आपने B लेट कर लिया। हमने क्या किया, यहां पर एक चार्ज प्लेस किया, इसको C लेट कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को। यहां पर आपने एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया -Q। ये माइनस चार्ज इन दोनों को अब बांध कर रखता है। सपोज ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये क्या करेगा,
इससे और इससे, इन दोनों को खींचकर बैलेंस करके रखेगा, इक्विलिब्रियम में रख सकता है। हमें इस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ ई, एंड इस x की वैल्यू भी पता करनी है कि ये पोजीशन क्या होगा जहां पर इस चार्ज को प्लेस करना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। सपोज हम C पॉइंट को अज्यूम करते हैं, इस पर देखते हैं कि B और A ये दोनों इस C को किस तरफ खींच रहे हैं। जैसे C हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, B क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा, इसे आप F भी लिख सकते हो। A की बात करते हैं, A भी इसे अपनी ओर खींचेगा, इसे आप FA लिख सकते हो। आइए बात करते हैं C के लिए, तो C इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब C पर नेट फोर्स 0 होगा, विच मीन्स FA और FB इक्वल होंगे। ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। यहां से आपने FA को इक्वल कर दिया FB के। आइए FA की बात करते हैं, तो FA की बात करते हैं, C पर A जो फोर्स लगा रहा है इसे FA कह रहा हूं। तो यहां पर दो चार्जेस हैं, Q है और ये 9E है। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो गई Q एंड 9E अपॉन में x²। FB की बात करते हैं B के लिए, तो K इंटू चार्ज हमारे पास एक Q है और एक E है। हम साइन को नहीं लेंगे, नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, बस इतना है इसका सिग्निफिकेंस। नेगेटिव साइन को नहीं लेते। ये जो डिस्टेंस होगा अब ये हो जाएगा 2 - x। ये हमने 2 - x का स्क्वायर कर दिया। K से K की वैल्यू का कैंसिल हो गई, Q और E से ये कैंसिल हो गया। यहां से आप क्या करोगे, x² ऊपर 2 - x का होल स्क्वायर, इधर 9 है, स्क्वायर को इधर लाएंगे ये 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 6, 4x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3/2 विच मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। ये पोजीशन की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई जहां हमें इस चार्ज को प्लेस करना है, जो है 1.5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड Q ऑल्सो। Q के लिए ऐसा करते हैं, कोई एक सर्टेन पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे A या फिर B को सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां पर हम फोर्स को मेजर करते हैं। सपोज एट पॉइंट B देखिए B की बात करें तो B पर ये जो A है रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, जिसे आप FA लिख सकते हो। B को क्या करता है, ये A इसे रिपेल करता है, तो इसे आप FA लिखते हो। वहीं C क्या करता है, B को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसे आप लिख सकते हो FC। ये दोनों फोर्स यहां पर भी इक्वल होंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आप लिख सकते हो FA इज इक्वल्स टू FC। FA के लिए देखते हैं दो चार्जेस कौन कौन से। A और B के बीच चार्ज हमारे पास Q है और 9E है, सॉरी E है और 9E है। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी E इंटू 9E अपॉन में ये डिस्टेंस हमारा 2 आ जाता है पूरा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 2। अगेन C के लिए देखते हैं, C और B के बीच चार्ज देख लेते हैं, एक है Q और एक है E, और ये डिस्टेंस हमारे पास 2 - x का स्क्वायर। K से K को कैंसिल करेंगे, E से E को कैंसिल करेंगे, और यहां पर x की जो वैल्यू है जो हमने मेजर कर रखी है 1.5 यहां रख देते हैं। x की वैल्यू 1.5 रखते ही ये 0.5 निकल के आ जाता है। यहां से आप सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी 9/16 इंटू E। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू भी आ जाती है। चार्ज की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। नेगेटिव क्या करता है, इन दोनों पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, और इस तरीके से ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बस दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन R है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम वैक्यूम में रखा हुआ है। वैक्यूम में E0 की जो वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 होती है। नाउ द फोर्स बिटवीन देम इज 1620 न्यूटन। यहां पर फोर्स की वैल्यू अभी फिलहाल 1620 न्यूटन है। हमने क्या किया, इस पूरे अरेंजमेंट को अब वाटर के अंदर प्लेस कर दिया। Q1 Q2 को मैंने वही सेम सेपरेशन रखा हुआ है, बट ये मीडियम हमने बदलकर वाटर कर दिया।
यहां पर आपसे पूछा गया है कि इस फोर्स की वैल्यू अब क्या होगी, इनके बीच के जो फोर्स की वैल्यू होगी अब क्या होगी, ये पता करनी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत की बात करते हैं, सॉल्यूशन चलते हैं हम लोग। केस फर्स्ट, यहां पर फोर्स की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1620। नाउ अब केस सेकंड के लिए F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए वाटर की जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होगी, ये मीडियम की परमिटिविटी अलग होगी इस केस में। आइए बात करते हैं, एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी, इसे समझते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER या फिर K लिख सकते हैं। याद रखेंगे मीडियम की परमिटिविटी को ऊपर रखेंगे और वैक्यूम की परमिटिविटी को नीचे रखेंगे, इससे आपकी K की वैल्यू मेजर हो जाती है, या फिर इसे आप ER भी कहते हो। ER की वैल्यू वाटर के लिए आपको याद रखना होगा 81 होता है। यहां से आप E ऑफ वाटर निकाल सकते हो, मीडियम यहां पर वाटर है तो वाटर की जो परमिटिविटी है 81 टाइम्स ऑफ E0 हो जाएगी। तो हम यहां पर E वाटर की जगह पे अब वैल्यू रखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 81 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से 1/81 को कॉमन लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ये पूरी की पूरी वैल्यू 1620 है। यहां से कैंसिल करने के बाद 20 न्यूटन आपका फोर्स निकल के आ जाता है। तो देख रहे हैं यहां पर कि मीडियम के चेंज करने से फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं इसका दूसरा रूल भी है। क्या है दूसरा रूल, तो याद, आइए एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अगर इस लॉन्ग मेथड को ना यूज करते हुए फॉर्मूले से चलते हैं, एक फॉर्मूला होता है फोर्स इन मीडियम फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू E ऑफ वैक्यूम E ऑफ मीडियम। जैसे कि मीडियम में फोर्स चाहिए था Fm, वाटर के अंदर हमें फोर्स चाहिए था, लेकिन वैक्यूम के अंदर फोर्स की वैल्यू 1620 थी। एप्सिलॉन की वैल्यू E0 ही रहने देते हैं। मीडियम की जो वैल्यू है, मीडियम में जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो 81 टाइम्स ऑफ E0 है, 81 टाइम्स ऑफ E0। यहां से कैंसिल हुआ और फोर्स इन मीडियम आपका आ जाता है 1620 अपॉन 81 दैट इज 20 न्यूटन। ये भी एक सिंपल सा मेथड है, इसे भी आप कर सकते हो। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, आइडेंटिकल स्फीयर है, इन दोनों पे Q चार्ज रखा हुआ है, इनके बीच का सेपरेशन R है और इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है वो F0 है फिलहाल। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। सपोज हमारे पास एक आइडेंटिकल स्फीयर है जो कि अनचार्ज्ड है, अभी ये दोनों चार्ज्ड हैं, लेकिन हमारे पास एक तीसरा स्फीयर है, हमारे पास जो तीसरा स्फीयर है वो अनचार्ज्ड है। हमने क्या किया, उस अनचार्ज स्फीयर को पहले यहां टच करा, टच करने के बाद क्या किया, उसे हटा लेते हैं, फिर उसी चार्ज को फिर दूसरे वाले स्फीयर पे जाकर टच कराते हैं, ठीक है, इसके कांटेक्ट में रखते हैं एंड देन आफ्टर उसे भी रिमूव करके और फेंक देते हैं। हमें अब क्या करना है, जब ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं वहां पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। समझिए फिर से इस क्वेश्चन को। सपोज करते हैं ये दोनों के दोनों Q चार्ज है, इन पे Q चार्ज रखा हुआ है। हमने एक आइडेंटिकल स्फीयर को जिसपे कोई चार्ज नहीं है यहां पर लाकर इसके कांटेक्ट में रखते हैं। ऐसा करने से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आधा इस पे और आधा इस पे रह जाएगा। लेकिन अगले स्टेप में क्या करना है, इस चार्ज को यहां से हटा लेना, यहां से रिमूव कर लेना और फिर उसी को दूसरी जगह दूसरे वाले स्फीयर पे जाकर कांटेक्ट में रखना है। ऐसा करने से टोटल चार्ज की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, Q/2 + Q दैट इज 3Q/2। अब यहां पर टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाती है 3Q/2, लेकिन अभी हमने क्या किया, इसे भी यहां से रिमूव करना होगा। इन दोनों पे अब चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, 3Q/2। लेकिन ऐसा करने के बाद इस चार्ज को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे रिमूव करते हैं यहां पर चार्ज की वैल्यू आ जाती है 3Q/4 और 3Q/4 दूसरे वाले पे भी आ जाती है हाफ हाफ, और फिर हमने इसे क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। अब इनके बीच का सेपरेशन भी वही है जो शुरुआत में थी,
अब फोर्स की वैल्यू पता करनी है कि क्या होगी, F इज व्हाट। आइए, ये है क्वेश्चन पूरा। नाउ जब शुरुआत की बात करते हैं तो वहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, यहां पर जो फोर्स की वैल्यू होगी अब कितनी होगी, देखो जब पूरा प्रोसेस हमने किया तो अब चार्ज की वैल्यू यहां पे Q/2 रह गई, Q/2, और दूसरे वाले पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू 3Q/4 रहेगी। डिस्टेंस वही है। यहां पर कैलकुलेशन करते हैं तो 3/8 1/4πε0 Q/r², यानी 3/8 इंटू F0। यहां पर फोर्स की वैल्यू 3/8 टाइम्स चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हमने यहां पर कंडक्शन ऑफ चार्ज से भी एक क्वेश्चन कर लिया। आइए वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक F1 है एक F2 है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, इनका नेट रिजल्टेंट बीचों बीच होगा, उसकी वैल्यू होती है F1² F2² 2F1 F2 cos थीटा। इस तरीके से आप नेट फोर्स मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है, देखो हमारे पास कोई एक फोर्स है जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है विद एक्स एक्सिस। इस फोर्स का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की ओर होगा जिसे आप कह सकते हो F cos थीटा Fx। इसका एक और कंपोनेंट y एक्सिस की ओर होगा जिसे आप F sin थीटा भी लिख सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे हम लोग। रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई फोर्स है, ये इस फोर्स को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो कंपोनेंट निकालिए। एक्स एक्सिस पे इसका इफेक्ट कितना है F cos थीटा, और y एक्सिस पे इसका इफेक्ट कितना है F sin थीटा। ऐसे में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक ABCD करके स्क्वायर है, और हर एक स्क्वायर पे हर एक वर्टिसेस के ऊपर Q चार्ज रखा हुआ और साइड लेंथ इसकी L है। आपसे पूछा गया है फाइंड द फोर्स ऑन ईच बाय अदर 3। कहने का मतलब अगर कोई एक चार्ज लेते हैं, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा ये पता करनी है आपको इन तीनों चार्ज की वजह। सपोज कर लेते हैं बी पॉइंट को ही हम ले लेते हैं। बी पॉइंट की अगर बात करें तो यहां पर कितना चार्ज है, यहां पर भी आपका +Q चार्ज है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। यहां नेट फोर्स चाहिए। नेट फोर्स के लिए आप देखो, जैसे C है, ये B को क्या करेगा, ऊपर की ओर रिपेल करेगा, बिकॉज दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। इस फोर्स को आप FC लिख सकते हो। B पर लगने वाले इस फोर्स का नाम FC है। अगेन A क्या करेगा, इसे ये भी इस तरफ रिपल्शन करेगा, FA कहेंगे इसे। अगर D की बात करें तो D भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है। ऐसे में D क्या करता है, इसे रिपेल करता है, इससे आप लिख सकते हो FD। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया था कि नेट फोर्स पता कीजिए B पर। अगर हम FA की बात करें, चलते हैं सॉल्यूशन में, FA की बात करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन साइड लेंथ L²। देखिए अगर FA की बात करते हैं तो यहां पर चार्ज दोनों क्या है, +Q और इनके बीच का सेपरेशन L है। इससे आपने F0 अज्यूम कर लिया। अगेन अगर हम FC की बात करें तो ये वाली वैल्यू भी सेम ही होगी, Q अपॉन में L²। इसे भी आप F0 ही कंसिडर करोगे, दोनों सेम होंगे। यहाँ वाले और यहाँ वाले दोनों चार्ज सेम है, सेपरेशन सेम है, फोर्स सेम होगा। बट FD की वैल्यू डिफरेंट होगी। FD की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर चार्ज दोनों क्या है, Q, बट सेपरेशन आपका √2L होगा, बिकॉज पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, अगर ये L है ये भी L है तो यहां से आप इसे √2L लिख सकते हैं। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी √2L का स्क्वायर, K 1/2 K Q अपॉन L²। इसे आप लिख सकते हो F0 अपॉन 2। ये जस्ट इन दोनों का हाफ है। तो हमें नेट फोर्स चाहिए था B पर। आइए B को फिर से एक बार देख लेते हैं। एक ऊपर फोर्स लग रहा है जिसे आप FC कह रहे हो, इसकी वैल्यू हमने अज्यूम कर रखी है F0।
सिमिलरली एक एफ ए है, ये भी एफ नॉट ही है। यहाँ पर बीचों बीच है एफ डी जो एफ नॉट अपॉन 2 है। अगर हमें नेट फोर्स चाहिए इस बी पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का नेट निकालते हैं जो कि बीचों बीच होगा यहाँ पर, यानी कि एफ नेट ड्यू टू एफ ए एंड एफ सी। अब देखिए दो फोर्स हैं 90 डिग्री इनके बीच, दोनों के दोनों एफ नॉट हैं, तो इनका बीचों बीच एक नेट फोर्स होगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर। दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, आप फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये हो जाता है रूट 2 एफ नॉट। ठीक है, अगर हम बात करें एफ टोटल, अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए तो ये हमारे पास एक एफ नेट आ रहा है जो इन दोनों का नेट है, वो इक्वल है कितने के, रूट 2 एफ नॉट के इक्वल। और इसी डायरेक्शन में एक और भी फोर्स है जो कि एफ डी है, और ये हमारा एफ नॉट अपॉन 2 है। अगर हम नेट फोर्स की बात करें, एफ टोटल की बात करें, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। यहां से आप एफ नॉट कॉमन लेंगे, रूट 2 प्लस 1/2, और एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1/2 एफ टोटल करके ये आपका नेट फोर्स आ जाता है यहां से। ऐसी अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, साइड लेंथ एल गिवन है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू अपॉन क्यू सच दैट नेट फोर्स ऑन बी इज 0। ये क्वेश्चन में कह रहा है बी पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। आपसे पूछा गया स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का रेशियो पता कीजिए। देखिए बी के बारे में समझते हैं। अगर बी को पॉइंट अज्यूम करते हो आप, तो सी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बी पर नेट फोर्स हम पता करने वाले हैं। सी क्या करता है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसे आप एफ सी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एल स्क्वायर, ये एफ सी की वैल्यू। अगेन अगर ए की बात करें तो ए भी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसे आप लिख सकते हैं के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। ये आपके पास एफ ए की वैल्यू होगी। अगर डी की बात करें तो डी क्या है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। डी बी को रिपेल करेगा इस ओर, इसे आप एफ डी लिख दीजिए। ये आ जाता है के क्यू अपॉन रूट 2l का स्क्वायर, तो ये आ जाता है के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2l स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में ये पता है आपको कि बी पर नेट फोर्स 0 है। आइए देखते हैं, ये है बी, इस बी को इस ओर एफ ए फोर्स से खींचा जा रहा है, और एक नीचे की ओर भी फोर्स लग रहा होता है जिसे आप एफ सी कहते हैं। बी को डी क्या कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है, जिसे एफ डी कह रहे हो। इन दोनों का नेट फोर्स बीचों बीच होगा, और उसे निकालना होगा कैसे, अंडर रूट एफ सी स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर। ये दोनों के दोनों सेम वैल्यूज हैं, एफ ए और एफ सी की वैल्यू सेम है। देखते हैं ये और ये सेम है, तो इसे एफ नॉट अज्यूम कर लेते हैं, ये भी एफ नॉट अज्यूम कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाता है एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर, दैट इज 2 एफ नॉट स्क्वायर, और यहां से रूट 2 एफ नॉट, टोटल वैल्यू ये आ जा रही है। इन दोनों की जो नेट वैल्यू है वो 2 एफ नॉट है। अब हमें ये भी पता है कि बी पर नेट फोर्स 0 है, ऊपर की ओर एफ डी लग रहा है, नीचे की ओर आपका रूट 2 एफ नॉट लग रहा है। ये दोनों फोर्स अगर सेम होंगे तभी जाकर बी इक्विलिब्रियम में होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एफ डी शुड बी इक्वल टू रूट 2 एफ नॉट, और एफ डी की वैल्यू हमने यहां पर ये मेजर कर रखी है, वो है कितनी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, एंड यहां पर रूट 2, और एफ नॉट की जो वैल्यू है वो है कितनी, के क्यू
अपॉन में एल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेते हैं, के से के कैंसिल आउट हुआ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहां से क्यू और कैपिटल क्यू की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 2√2। दैट इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो फॉर स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू फॉर विच नेट फोर्स एट बी इज 0। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड होंगे। नाउ आइए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक चार्ज क्यू है और इसके चारों तरफ एक रीजन, एक क्षेत्र फॉर्म हो रहा है। एक क्षेत्र है जिसके अंदर ये अपना फोर्स किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे लगा सकता है। इस पूरे रीजन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, चारों तरफ का क्षेत्र है बस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर ही एक और टर्म में यूज में आता है क्वेश्चंस के अंदर, इसे कहते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्वेश्चन में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, लेकिन आप समझोगे उसकी वैल्यू, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही समझेंगे। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। सपोज कर लेते हैं ये 2 कूलम है, ये चार्ज्ड बॉडी है। ये चार्ज्ड बॉडी इस 2 कूलम को 8 न्यूटन से रिपेल कर रही है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक 2 कूलम का चार्ज है, उसे ये क्या कर रहा होता है, 8 न्यूटन से रिपेल कर रहा होता है। यहां से आप समझिए 2 कूलम पर 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, 4 न्यूटन का। तो यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। 1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे ये 2 कूलम है, 2 कूलम पे 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम पे 4 न्यूटन फोर्स लगेगा, उसी को आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। न्यूटन पर कूलम ये इसकी यूनिट है, और भी यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग, इट्स जस्ट अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन यूनिट कूलम। सिंपल सी बात है। आइए हम बात कर लेते हैं एक आधे क्वेश्चन की जो इससे रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक है 2 माइक्रोकूलम माइनस का, एक है +2 माइक्रोकूलम, ए और बी। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है सी, बीचों बीच। सपोज कर लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर है, तो इसके बीचों बीच एक पॉइंट है सी। ओके, इससे थोड़ा हटके एक पॉइंट है डी, जो यहां से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, साथ ही साथ एक ऊपर में भी पॉइंट है जिसकी दूरी बी, ए और बी से 3 सेंटीमीटर है। ये एक पॉइंट है। कुल मिलाकर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। इसे आपने लेट कर लिया बी सी डी ई। ओके, अब क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी डी एंड ई। इन 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। पहले सी पर देख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सी की अगर बात करें तो हमें यहां पर क्या रखना होगा, +1 कूलम रखना होगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी हो तो क्या करते हैं, 1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को मेजर करते हैं। चलिए देखते हैं। ये है ए, ये है बी, यहां पर है सी, +1 कूलम यहां प्लेस्ड है। यहां पर -2 माइक्रो कूलम है, यहां पर +2 माइक्रो कूलम है। +2 इस प्लस को क्या करता है, रिपेल करेगा। इसे E+ अज्यूम कर लीजिए। अगेन इसी +1 को ये -2 माइक्रो कूलम अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसे E- अज्यूम कर लीजिए। ये E+ और E- इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। E0 अज्यूम कर लीजिए इसे। यानी कि दोनों के दोनों, ये भी क्या कर रहा है इसे रिपेल, और ये भी क्या कर रहा है उसे अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों इक्वल है। तो यहां पर
ई टोटल की वैल्यू कितनी होगी, ई माइनस प्लस ई प्लस, ये दोनों के दोनों सेम है, तो ये आपके 2E0 इसकी वैल्यू आ जाती है। अब E0 को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, 1/4πε0। देखिए अगर हम एक कूलाम पे इसके थ्रू फोर्स देखेंगे तो इन दोनों चार्जेस को देखेंगे, एक है 1 और एक है 2, तो 1 × 10⁻⁻6 और ये डिस्टेंस दे रखा है, बीचों बीच है 3 सेंटीमीटर का हाफ, ये पूरा यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है, ये हाफ हो जाता है, तो 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेशन होगी 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻6 और ये डिस्टेंस का स्क्वायर करके 1.5 × 1.5, इतनी वैल्यू हो जाती है न्यूटन पर कूलाम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट सी। सी के बाद अब डी को देखते हैं, एट पॉइंट डी। डी पे अगर देखा जाए, समझते हैं, ये ए है, ये बी है, यहां पर प्लस, यहां पर -2 माइक्रो कूलाम है, यहां पर +2 माइक्रो कूलाम है, ये डी है। डी पर भी क्या करना होगा, +1 कूलाम आपने प्लेस करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। यहां से इसकी दूरी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, यहां से इसकी दूरी दे रखी है 3 + 1.5 4.5 सेंटीमीटर। बात करते हैं प्लस कूलाम की, जो इस पे फोर्स लगाएगा वो रिपल्शन का होगा E+। बात करते हैं -2 माइक्रो कूलाम की, जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ होगा E-। देखिए प्लस वाला रिपेल करेगा उसे एक कूलाम को, और माइनस वाला एक कूलाम को अट्रैक्ट करेगा, बट E+ की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन E- होगी, बिकॉज +2 माइक्रो कूलाम इस 1 कूलाम के पास में है। तो यहां से E नेट अगर चाहिए आपको, तो E+ में से E- को सब्ट्रैक्ट करना होगा। E+ की बात करते हैं, ये 2 है, ये 1 है, 1/4πε0, 2 × 10⁻⁻6, ये 1, और इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है 1.5 का सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदल देंगे, 10⁻⁻2 का स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहां से इसकी दूरी हो गई 4.5, तो E+ में से E- को सब्ट्रैक्ट करके आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए हम क्या करते हैं, 1/4πε0 को कॉमन लेते हैं, 2 × 10⁻⁻6 को भी कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यू और भी 10⁻⁻4 को भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आपका 1/1.5 × 1.5, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.5 × 4.5। जब आप कैलकुलेट करेंगे 1/4πε0 की वैल्यू भी रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻2। बाकी आप कैलकुलेट करके मेजर कर सकते हो डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। आइए अब बात करते हैं ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सपोज कर लेते हैं ई है, ये यहां पर -2 माइक्रो कूलाम है, यहां पर +2 माइक्रो कूलाम है। अगर आपके पास यहां +1 कूलाम रखा हुआ है, ये प्लस वाला इसे क्या करता है, रिपेल करेगा, और ये माइनस वाला इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए इन दोनों का सेपरेशन सेम है, ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो अगर आप E+ और E- की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसे आप E0 लेट कर लो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि E है, E पॉइंट पर एक इस तरफ फोर्स है E0, एक इस तरफ फोर्स है E0। इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा बीचों बीच होगा। बीचों बीच कैसे निकालेंगे, देखिए अगर इस E0 को रिजॉल्व करते हैं तो इस ओर कंपोनेंट आता है E0 cos थीटा, और एक ऊपर में आता है E0 sin थीटा। अगेन इस नीचे वाले को भी रिजॉल्व करेंगे तो एक इस तरफ आएगा E0 cos थीटा, एक नीचे आएगा E0 sin थीटा।